हूं और मुझे आज इस मूल निवासी दिवस पर बोलने का मौका मिला। उसके लिए आज के आयोजन समिति आप सभी को मेरा धन्यवाद। साथियों, आज विश्व मूल निवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, पर भारत देश में मूल निवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और ये विश्व संघ के द्वारा घोषित कार्यक्रम है। पर आज बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत देश में भारत सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भारत देश में विश्व मूल निवासी दिवस न मनाकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, थोड़ा सा मैं इस पर जिक्र करना चाहूंगा। आज भारत देश में हमारे अनुसूचित जनजाति, जिनको आदिवासी कहा जाता है, वास्तव में आदिवासी असंवैधानिक शब्द है, जिनको संविधान में अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है और उनकी असल पहचान अनुसूचित जनजाति है। पर भारत सरकार भी आदिवासी कहता है और यहाँ तक कि हमारे अनुसूचित जनजाति के साथी स्वयं अपने आप को लोगों के कहे अनुसार आदिवासी मानते हैं। पर वास्तव में हमारी पहचान अनुसूचित जनजाति के नाम से है और भारत सरकार 7.5% हमारी जो जनसंख्या है, हम अनुसूचित जनजाति की संख्या 7.5% पूरे भारत देश में है। और जैसे ही हम आदिवासी दिवस मनाते हैं, हमारे पीछे 92% लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वहां आदिवासी नाम छपता है, नाम देखकर शेड्यूल कास्ट बोलता है कि मैं तो आदिवासी नहीं हूं, ओबीसी बोलता है मैं तो आदिवासी नहीं हूं, उस कार्यक्रम में क्यों जाऊं? क्योंकि कार्यक्रम तो आदिवासियों का है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ा है कि मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगा। वही कंडीशन हमसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक जो मुस्लिम हैं, जैन, बौद्ध, लिंगायत, सिख, ये सारे हमारे मूल निवासी यही सोचते हैं कि ये कार्यक्रम आदिवासियों का है, हम लोगों का नहीं है। इसलिए आप देखिए, यहीं बैठे हैं तो लगभग 95% लोग का पर्दाफाश किया गया और हम जान पाए। और आज आपके गांव जामडीह में विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है। नहीं तो शायद हम भी आज बगल सीतापुर में सीएम साहब, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आदिवासी दिवस मनाने के लिए आए हैं, हम भी उसी भीड़ का हिस्सा होते। लेकिन हम एक जागरूक पर्सन है जो आज उस आदिवासी दिवस में नहीं जाकर हम इस मूल निवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल हैं। मैं आप सभी को महान मानता हूं, आप सभी को जागरूक मानता हूं कि आप सभी ने अपने आप को मूल निवासी माना और मूल निवासी दिवस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं। क्योंकि जो अपने आप को मूल निवासी शब्द को जाना और समझा, तब जाके आज आप मूल निवासी दिवस पर शामिल हैं। ये यूएनओ ने घोषित किया है और पूरे विश्व में मूल निवासी दिवस 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। पर सरकार तो चाहती है हमारे लोगों को तोड़ के रखने का। जिस तरह से 1950 के पहले वन व्यवस्था बनाकर ब्राह्मणों ने हमें 6743 टुकड़ों में बांटा, 6743 टुकड़ों में बांटा, और हमारे भारत देश में बोला जाता है कि अंग्रेजों ने हमें हिंदू मुस्लिम नाम से 2 टुकड़ों में तोड़ा। अब आप लोग गौर करिएगा, अगर अंग्रेज विदेशी हमें 2 टुकड़ों में तोड़ दिया हिंदू मुस्लिम के नाम पर, चलिए हम मान लिए, लेकिन 6000 देते हैं तो 3000 आता है, तो ब्राह्मण तो अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो क्या हमें उन ब्राह्मणों के साथ सहयोग लेकर चलने से
हम मूल निवासियों का भला हो सकता है? ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि भारत के मूल निवासियों को शूद्र ना तो एसटी है ना ही एससी है। आदिवासी शूद्र नहीं है। कभी भी आदिवासी अपने आप को शूद्र मानने का आप लोग सोचना भी मत, क्योंकि आदिवासी उस वर्ण व्यवस्था में शामिल ही नहीं था। यहां तक कि आदिवासी के साथ साथ हमारे घर के सभी के घर की महिलाएं भी उस वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं थी। मतलब हमको इंसानियत की भी गिनती में नहीं रखा गया था। वो वंचित लोग हैं हम। और आज हम अपने हक अधिकार को जानने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जब तक हम अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे तभी समझेंगे कि हमारा अधिकार कोई खा रहा है या हमें मिल रहा है। आज देश आजाद हुए 75 साल हो गया। 1947 की बात बताऊंगा थोड़ा सा। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। 16 अगस्त 1947 को अन्ना भाऊ साठे जो बाबा साहब के साथी थे, उन्होंने 16 अगस्त 1947 को कहा ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को सिर्फ भारत देश आजाद हुआ, भारत देश के जनता आजाद नहीं हुए। अगर भारत देश के जनता आजाद हुए होते तो आज हमें एकजुटता लाने के लिए, अपने हक अधिकार को वापस पाने के लिए हमें इस तरह का आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों को पता होगा कि परसों के दिन 7 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले हम लोगों ने भारत बंद किया था, जिसका आप लोगों को छोटा नमूना अंबिकापुर में दिखा, जसपुर में दिखा। हमारे छत्तीसगढ़ में असर कम रहा, लेकिन बाकी और राज्यों में पुरजोर तरीके से भारत बंद किया गया। यहाँ तक कि ट्रेन रोकी गई, बस रोकी गई, नेशनल हाईवे जाम किया गया, वो भी भारत सरकार के खिलाफ। क्यों? भारत सरकार हमारे आदिवासियत को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है। उसका उद्देश्य बगैर बताए हमसे वो सहमति ले रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने से, वो कानून लागू हो जाने से हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसकी जानकारी बगैर दिए वो हमसे सहमति ले रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। आप सहमत हो कि नहीं? आप लोग और देखते आ रहे हैं, अभी 2018 में ST/SC एक्ट को जीरो करने के लिए सरकार काम किया। उस समय आप लोग देखे होंगे किसी भी सांसद या विधायक जो हमारे आदिवासी या SC शेड्यूल कास्ट के हैं, किसी भी विधायक ने या सांसद ने क्या उस कानून के विरोध में, सरकार के विरोध में किसी ने आवाज उठाया? हम भारत के सभी SC/ST के लोग एकजुटता दिखाकर निकले और आज ST/ST एक्ट जैसे का तैसे है। अगर एक साथ अगर हम नहीं निकलते तो आज वो कानून खत्म हो जाता। और SC/ST एक्ट रहते हुए भी अभी मणिपुर के मामला आपको पता है। जो हमारी माता बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, इन माता बहनों को अगर निर्वस्त्र करके गली में घुमाया जाए, कैसी महसूस करेंगे? वही परिस्थिति हमारे मणिपुर में हुआ है, फिर भी हमारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो यहाँ नहीं हुआ है, हमारे जामडी में नहीं हुआ है। इसलिए जामडी के लोगों को हम अगर बताते हैं, उनको कहानी लगता है। उस बात को हम बताते हैं तो उनको कहानी लगता है। लेकिन
जो हमारा 75 साल तक मुसान कराते आया, 75 साल तक हमको चूसते आया, जो 5000 साल से चूस रहा है, अभी सिर्फ 75 साल की बात नहीं है, 5000 साल से हमें जो चूस रहा है, हमको अधिकार विहीन किया, वो एक आवाज देता है। क्योंकि जो लूटा हुआ व्यक्ति होता है अनाप शनाप खर्चा करने को तैयार रहता है। आप दिन में काम करने जाते हैं, हम एक टीचर की ही बात करें, एक टीचर को ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 हजार, अभी जो शिक्षा कर्मी के टीचर हैं 30 से 35 हजार पेमेंट मिलता है। 30,000 के हिसाब ही हम लगा ले मोटी मोटा, तो दिन का 1,000 रुपया, 1,000 रुपया में अपने परिवार को पालना। अब भाई जाने आने के लिए साधन की व्यवस्था करना, उसमें पेट्रोलिंग की व्यवस्था, मुश्किल से उसके बाद 100, 200, 300 रुपया बचते हैं। अगर वही टीचर को हम कहें कि आप अपने साथ 10 लोगों को वो उठा के ले आइए अपने खर्चे में, तो क्या वो टीचर 300 रुपया बचाने वाला टीचर वैसा कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन दुनिया भर का योजना निकालने वाला जो शासन में बैठा हुआ व्यक्ति, ब्राह्मणवादी लोग आज योजना निकालते आदिवासी के नाम से हैं, उस योजना का लाभ ब्राह्मण लेता है। आदिवासी का जो आयोग होता है उसका अध्यक्ष ब्राह्मण होता है। किसानों का आयोग बनता है, उसके अध्यक्ष ब्राह्मण होता है। आप लोगों ने देखा है क्या आज तक किसी भी ब्राह्मण को हल चलाते हुए? उसके बाद एक चीज और देखा क्या, किसी भी ब्राह्मण को उचित मूल्य के दुकान पर लाइन लगा के चावल लेते हुए? दोनों चीजें नहीं देखा। किसानी हम आप करते हैं, अनाज हम उगाते हैं, फिर भी लाइन में कौन खड़ा रहता है राशन दुकान पर? हम खड़े रहते हैं। वो ना तो हल चलाता है, न ही राशन के दुकान पर खड़ा रहता है, फिर भी वो क्या खाता है? जौ फूल का चावल खाता है। हम अनाज भी कमाते हैं और राशन दुकान का चावल खाते हैं। सही बात है। तो ऐसा व्यवस्था किसने पैदा किया? क्या छत्तीसगढ़ में धान या चावल की कमी है जो हमें 1 रुपये का चावल देने के लिए लाइन में खड़ा करता है राशन दुकान पर? ये हमारी दुर्दशा पैदा की जा रही है और आने वाले समय में ऐसा होगा, हमें कमजोर किया जा रहा है। और उस कमजोरी की वजह से आज देश में शासन प्रशासन पर ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं। तो हमको कमर कस लेना होगा, हमको कमर कस लेना होगा आने वाले समय में, कि जिस तरह ब्राह्मणवादी लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमको लात मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं, आने वाला समय हमारा होगा। पर होगा कैसे? आप सभी को कमर कसकर, हाथों में हाथ, कंधे में कंधा मिलाकर भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के मंच पर घर से निकलकर आना होगा, लड़ाई लड़ना होगा। बाबा साहब के समय में आपको पता होगा, जब बाबा साहब 1956 में नागपुर दीक्षा भूमि में जब वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए, उनके साथ 3 लाख लोगों ने दीक्षा लिया था उस समय। लेकिन पढ़े लिखे लोगों की कमी थी भारत देश में, क्योंकि हमारे लोगों को वर्ण व्यवस्था के अनुसार पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। तब हमारे लोगों ने इतनी जागरूकता दिखाई और बाबा साहब के साथ 3 लाख लोगों ने दीक्षा लिया। तो आज तो हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं हमारे। मैं उन हमारे पढ़े लिखे लोगों को गंवार करना चाहता हूं जो अपने हक अधिकार के लिए खड़ा नहीं होना चाहते। उन जाहिल गंवारों को एक संदेश देना चाहता हूं जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, अपने ही समाज को लात मारकर साला ब्राह्मणों के तलवे चाट रहे हैं। वो इतने निर्लज कैसे हो गए? भारत देश के मौर्यकालीन शासक के वंशज आज कैसे इतने निर्लज हो गए जो दुश्मनों का तलवा चाट रहा है? और उनको चेतावनी देना चाहता हूं, आगाह कराना चाहता हूं कि आप संभल जाओ, होश में आ जाओ और अपने घर वापसी कर लो।
और अपने अधिकार के लिए, अपने समाज के अधिकार के लिए एकजुटता दिखाओ। आप जो भी खर्चा कर रहे हो दुश्मन के लिए ना हो, अपने समाज के लिए हो, तभी हमारे मूल निवासी समाज का भला हो सकता है। और उस भले के लिए हमें भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ एकजुटता से कमर कस के आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा। क्योंकि मांगने से भीख मिल सकता है, और भीख मांगने वाला कितने जिल्लत की जिंदगी जीता है आपको पता है। मांगने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर मांगने से सब कुछ मिलता तो अंग्रेजों को ब्राह्मण क्यों भारत से भगाता? अंग्रेजों से मांग के सारा कुछ ले लिया होता। उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। 1857 से 1947 तक 90 साल आंदोलन चला, तब जाके भारत देश आजाद हुआ। अब उसमें बोला जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर क्यों उस आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। ज्योतिबा फूले को बोला जाता है कि क्यों उस आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। मैं खुद कहता हूं कि वास्तव में उन्होंने उस आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे, बाबा साहब ने खुल के कहा था, गुलाम भारत में जिनकी बातें सहन नहीं होती, आजाद भारत में उनकी लातें खानी पड़ेगी। इसलिए हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। ये बाबा साहब ने खुल के कहा था। उसी में ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, सेठ जी और भट्ट जी, बनिया को सेठ जी और ब्राह्मण को भट्ट जी। सेठ जी और भट्ट जी हमारा भला कभी नहीं कर सकते, उनके साथ हमको कभी नहीं चलना है। ये बात हमारे ज्योतिबा फूले ने कहा था। तो हमें उन महापुरुषों को याद करना चाहिए और अपने समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए और आने वाला पीढ़ी को हमें आजाद कराने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सबों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जोहार।